भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के अंदर 9 बड़े आतंकी ठिकाने तबाह किए थे, जिसमें लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के हेडक्वार्टर और जैश-ए-मोहम्मद का बहावलपुर का हेडक्वार्टर ब्रह्मोस मिसाइलों की वजह से खंडर बन गया था। इसके बाद से ही पाकिस्तान के पालतू आतंकवादियों का रोना पीटना मचा हुआ था। आए दिन पाकिस्तान में आतंकवादियों की शोक सभाएं चल रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 करने का वक्त आ चुका है, क्योंकि अब पाकिस्तान के असीम मुनीर ने हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकी आकाओं के साथ मिलकर आतंक के स्ट्रक्चर को खड़ा करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के मुरीद में लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर दोबारा बनना शुरू हो गया है, कहा जा रहा है। पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर में भी तेजी से काम चल रहा है। उधर जैश और लश्कर के आतंकी कमांडर पूरे पाकिस्तान में घूम घूम कर आतंकियों की भर्ती की रैली कर रहे हैं। और यह कोई चोरी छिपे नहीं हो रहा बॉस, असीम मुनीर की शय पर खुला खेल चल रहा है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में आतंकवादी भारत के हमलों में तबाह आतंकी अड्डों के मलबे पर खड़े होकर वहां चल रहे पुनर्निर्माण कार्य की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। कैसे मसूद अजहर और हाफिज सईद के नाम पर आतंकी अड्डों को बनाने के लिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे आतंकवादी भर्ती रैलियों में पाकिस्तान के युवाओं का ब्रेन वॉश हो रहा है। क्या सब कुछ इस तरफ इशारा कर रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 जल्द लॉन्च करना ही होगा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों को फोड़कर पाकिस्तान को जो सदमा दिया था, उसे आज तक आतंकवादी भूल नहीं पा रहे। आज भी आतंकवादियों की जमातों में इसका मातम चल रहा है। आतंकवादियों के लीडर खुलेआम कबूल कर रहे हैं कि भारत में उनके अड्डों को मलबे में बदल दिया। पाकिस्तान के पंजाब में मौजूद मुरीदके में लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात मरकज-ए-तैयबा कैंप भी भारतीय सेना ने तबाह किया था। और अब उसी मुरीदके कैंप के खंडरों के सामने खड़े होकर लश्कर का कमांडर कासिम कबूल कर रहा है कि वहां से आतंकियों का ट्रेनिंग कैंप ऑपरेट हो रहा था। आतंकी कमांडर धमकी दे रहा है कि अब यहां इससे भी बड़ा आतंकी कैंप बनेगा। आप बाईं तरफ जो तस्वीर देख रहे थे, उसी को तबाह किया गया था। अब उस तबाही के मंजर पर खड़े होकर कहा जा रहा है कि यहां और आतंकी पैदा करेंगे। यानी वो खुद कह रहा है कि यहां से बड़े बड़े मुजाहिदीन निकले हैं और अब उससे भी बड़ी मस्जिद बनाएंगे वहां पर। यानी एक और बड़ा टेरर कैंप खड़ा करने की बातें हो रही, क्योंकि वहां मस्जिद के नाम पर वही तो चल रहा था, ब्रेन वॉश करो और वहां पर मुजाहिदीन तैयार करो। मुरीदके में जिस खंडर के सामने खड़े होकर आतंकी बड़े बड़े दावे कर रहा है, यहीं पर हाफिज सईद के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हेडक्वार्टर मरकज-ए-तैयबा हुआ करता था, जिसे 7 मई की रात भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने उड़ा दिया था। इसके बाद अगस्त में लश्कर के इस हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने का काम शुरू हो चुका है, जिसके लिए जेसीबी मशीन लगाकर रात के अंधेरे में लश्कर के हेडक्वार्टर की खंडर हो चुकी इमारतों को पूरी तरह गिरा दिया गया। तस्वीर देखिए कैसे जेसीबी काम कर रही है। वहां यहां दोबारा से नई बिल्डिंग का निर्माण हो सके, इसकी तैयारी चल रही है। लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने के लिए पाकिस्तानी सरकार, आईएसआई और फौज की तरफ से फंडिंग हुई है। हाफिज सईद चाहता है कि फरवरी 2026 तक लश्कर का यह हेडक्वार्टर दोबारा बनकर तैयार हो जाए। लश्कर आतंकियों का चीफ ट्रेनर मौलाना अबू जर और कमांडर यूनुस शाह बुखारी इसकी निगरानी कर रहे हैं। लश्कर के हेडक्वार्टर को दोबारा से खड़ा करने में असीम मुनीर पर्सनली इंटरेस्ट भी ले रहा है। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तान सरकार को बाढ़ राहत के लिए आईएमएफ से जो रिलीफ फंड मिला था, उसके 4 करोड़ रुपए भी धीरे से निकालकर असीम मुनीर ने मुरीदके में लश्कर हेडक्वार्टर बनाने में लगा दिए कि जाओ भाई बनाओ। बाढ़ में पब्लिक मरती है तो मर जाए, ये लोग तो है ही वैसे मरने के लिए, लेकिन तुम लश्कर का कैंप बनाओ, वहां आतंकी ट्रेन करो ताकि हम भारत में कुछ कर सकें। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए आतंकी ठिकानों को दोबारा से आबाद करना और बर्बाद हो चुके आतंकवादियों को पनाह देना पाकिस्तान की पॉलिसी है। भारत के हमलों में मारे गए आतंकियों के जनाजों में शिरकत करके और आतंकियों के जनाजों को कंधा देकर पाकिस्तानी फौज और हुक्मरानों ने खुद यह बात पूरी दुनिया को बता दी थी। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ तो खुद कह चुके हैं भाई कि भारत के हमलों में बर्बाद हुए आतंकी अड्डों को दोबारा खड़ा करना उनका फर्ज है। लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकवादियों के महफूज ठिकानों को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में फोड़ डाला था। अब पाकिस्तान इन आतंकी अड्डों को खुलेआम फंडिंग कर रहा है और आतंकी संगठन भी चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। आप देखिए कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश-ए-मोहम्मद के हेडक्वार्टर सुभान अल्लाह मस्जिद को ध्वस्त कर दिया था। अब मसूद अजहर भी जैश हेडक्वार्टर को फिर से तैयार करवा रहा है। इसके साथ ही जैश-ए-मोहम्मद पूरे पाकिस्तान में मस्जिदों के नाम पर 313 टेरर ट्रेनिंग कैंप भी बनवा रहा है।
इसके लिए जैश ए मोहम्मद ने 391 करोड़ रुपए चंदा जुटाने का टारगेट सेट किया है, जिसका जिम्मा मसूद अजहर ने अपने भाई तलहा अल सैफ को सौंपा हुआ है कि तुम पैसा लाओ, उससे हम लोग बनाएंगे और फिर आतंकी तैयार करेंगे। आपको दिखा रहा हूं कि मस्जिदों के निर्माण के नाम पर जैश ए मोहम्मद कैसे टेरर कैंप्स के लिए चंदाखोरी में जुटा हुआ है। यह तस्वीर देखिए, यह वो चंदा रसीद है जो जैश पूरे पाकिस्तान में काट रहा है। यह चंदा रसीदें मस्जिद मरम्मत के नाम पर काटी जा रही हैं, लेकिन चंदे की रकम का इस्तेमाल जैश के अड्डे को तैयार करने में हो रहा है। लेकिन सवाल यह है कि 21,000 रुपया और 2,500 रुपया ये भिखारी पाकिस्तान में ये दे कौन रहा है? 50,000 का भी किसी ने चंदा काट दिया है कि कौन दे रहा है भाई 50,000 पाकिस्तान में, जहां आटे के लिए मार मच जाती है। चंदे के लिए जैश ए मोहम्मद अपने आका मसूद अजहर के नाम का खुलेआम इस्तेमाल कर रहा है। एक और चंदे की रसीद देखिए, इसमें बाकायदा मसूद अजहर का नाम लिखा हुआ है। उसे हजरत अमीर अल मुजाहिदीन यानी मजहबी युद्ध का नेता बताया गया है। एक तरफ पाकिस्तान में आतंकी अड्डों का रिनोवेशन और रिकंस्ट्रक्शन चल रहा है, दूसरी तरफ आतंकी संगठन खुलेआम भर्ती अभियान चला रहे हैं। जैसे ये वीडियो देखिए, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जैश ए मोहम्मद ने एक बड़ी भर्ती रैली की। इसे मजहबी रैली के नाम पर आयोजित किया गया, लेकिन इसका असल मकसद जैश के शोहदाए इस्लाम ट्रेनिंग कैंप के लिए भर्ती करना था। इस रैली में युवाओं की भीड़ देखिए, जिन्हें जैश का टॉप कमांडर मसूद इलियास कश्मीरी बरगला रहा है, कट्टरपंथी भाषण देकर उनका ब्रेन वॉश कर रहा है। जरा मंच का वीडियो देखिए, इलियास कश्मीरी की सिक्योरिटी में बंदूकें लेकर गार्ड खड़े हैं, जिनमें से कुछ के चेहरों पर नकाब है जो जैश के आतंकी थे, और कुछ पाकिस्तानी फौज और पुलिस की वर्दी में भी। यानी फौज और पुलिस भी आतंकी भर्ती रैली को सुरक्षा दे रही थी। यह कोई लॉजिक है बॉस? कह रहा है कि भारत से लेकर अमेरिका से लेकर नेटो देश से लेकर रशिया तक किसी एक आदमी का जिक्र हो रहा है तो वो मसूद अजहर कर रहा है। अरे भाई, उसको टेररिस्ट के तौर पर डिस्कस किया जा रहा है। कोई उसको शांति पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार देने के लिए डिस्कस कर रहे हैं क्या? ये तो वो वाली बात हो गई कि गली में एक कोई कुत्ता है जो सबको काट रहा है, तो फलाने बंगले से लेकर फलाने बंगले तक देख रहे हैं उस कुत्ते का जिक्र चल रहा है जो गली में सबको काटता फिर रहा है। अरे भाई, वो काट रहा है इसलिए जिक्र हो रहा है, उसको कोई सम्मान थोड़ी दे रहा है, कोई घर में ले जाके पालना थोड़ी चाह रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को खून के आंसू रुला दिया, लेकिन अब जिस तरह से पाकिस्तान में असीम मुनीर और शहबाज शरीफ की शय पाकर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर सिर उठा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर जो होल्ड पर है उसे दोबारा स्टार्ट करने का वक्त जल्दी ही आने वाला है। और अभी कल ही भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होगा। तो पाकिस्तान तो खुद अपनी कब्र खोद रहा है भाई। सुनिए सीडीएस ने क्या कहा था। There would be a number of lessons for the Army, Navy and Air Force, even space and cyber, in how we conducted operations, whether there is more coordination required, more coordination within that particular domain or inter-domain coordination. So there are hundreds of lessons which we all have taken into account and trying to put in place so that next time we do things, we'll do it slightly, not slightly, much better than what we did this time. पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे आतंकवादी और उनके आतंकी संगठन बड़े अच्छे लगते हैं, क्योंकि इनके जरिए वो भारत में आतंकी हमले करवाता है। लेकिन इसी पाकिस्तान को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से डर लगता है, क्योंकि बीएलए बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज के अत्याचारों का विरोध करती है। इसलिए पाकिस्तान ने चीन की मदद से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए प्रस्ताव पेश किया, लेकिन ऐसा करके पाकिस्तान खुद एक्सपोज हो गया। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। यूएनएससी में कहा गया कि बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए कोई ठोस वजह नहीं है। फ्रांस और ब्रिटेन ने कहा कि बीएलए के अलकायदा और आईएसआईएस के साथ संबंध के कोई सबूत नहीं है। यानी यूएनएससी में बीएलए को आतंकी संगठन घोषित करने के लिए पाकिस्तान ने जो तिकड़में लगाई थी वो सारी फेल हो गई। खास यह बात यह है कि जिस अमेरिका ने पाकिस्तान के कहने पर बीएलए को 1 महीना पहले आतंकी संगठन घोषित किया था, उसी अमेरिका ने पाकिस्तान को यूएनएससी में धोखा दे दिया। तो जैसा देश है वैसे उसके दोस्त हैं। पाठशाला में अगला चैप्टर, पीएम मोदी के नए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश फेल, कहां बरस पड़े लाखों करोड़ रुपए, रॉकेट बनी भारतीय इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू, पीएम मोदी के तूफानी फैसले का काउंटडाउन शुरू हो गया है क्या, आईफोन के लिए लंबी लाइन, मारपीट, एप्पल स्टोर के बाहर ऐसा क्या क्या हुआ जो देखकर चौंक गए, आपको अब इसके बारे में बताता हूं। पिछले कुछ समय से भारत की इकोनॉमी के पीछे कई लोग पड़े।
इनका मकसद भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना रहा है। और हमने आपको पाठशाला में फैक्ट्स के साथ, सबूतों के साथ यह समझाया था कि इन लोगों को लगता है कि नरेंद्र मोदी को कुर्सी से नीचे उतारना है, तो जिस इकोनॉमी को इन्होंने रॉकेट बना रखा है, जो दुनिया में कोई नहीं कर पा रहा, उस इकोनॉमी को धक्का मारो। भारत की इकोनॉमी को जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने मजबूत बना दिया, उस इकोनॉमी को टारगेट करके ये नरेंद्र मोदी और भारत को कमजोर करना चाह रहे थे। लेकिन पीएम मोदी के नए भारत के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश फेल हो चुकी। लाखों करोड़ रुपए बरस रहे हैं, इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू हो गया है। भारत की इकोनॉमी को जो लोग डेड बता रहे थे, वो लोग अब सच्चाई का सामना कर रहे हैं और भारत की ताकत को देख रहे हैं। ट्रंप का टैरिफ बम हो या राहुल गांधी का डेड इकोनॉमी वाला नैरेटिव, सबको आज तगड़ा जवाब मिल गया। भारत की जिस इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया जा रहा था, वो न सिर्फ बम हो रही है, बल्कि निवेशकों को एक ही दिन में हजारों करोड़ का मुनाफा हो गया। जो ट्रंप भारत को धमका रहे थे, टैरिफ का डर दिखा रहे थे, आज की डेट में उनके तेवर एकदम ठंडे पड़ गए। अमेरिका भारत पर लगाया टैरिफ बम या टैरिफ कम करने की बातें कर रहा है। और इस सब के बीच पीएम मोदी के भारत के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश जो फेल हुई, उसने भारत को एक और बूस्ट दिया है। एक बहुत बड़ी खबर आई कि अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग के आरोपों पर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अडानी ग्रुप को क्लीन चिट दे दी। यह वही हिंडनबर्ग है जिसकी रिपोर्ट दिखा दिखाकर राहुल गांधी और कांग्रेस संसद ठप कर देती थी। नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी पर हमले होते थे। यह वही हिंडनबर्ग है जिसने भारत की मार्केट और उसके उद्योगपति को टारगेट कर भारत की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए पूरा जोर लगाया, जिससे नरेंद्र मोदी भी कमजोर पड़ जाए। लेकिन अब जबकि हिंडनबर्ग पर भी ताला लग गया है और इसकी रिपोर्ट भी डस्टबिन में जा चुकी है, तो विपक्ष के मुंह में दही जम गया। हिंडनबर्ग के केवल आरोप के आधार पर गौतम अडानी पर एक्शन की मांग के लिए आसमान सिर पर उठाने वाले राहुल गांधी एकदम शांत हैं। लेकिन अडानी ग्रुप के शेयर रॉकेट बन गए बॉस। रॉकेट बनी भारतीय इकोनॉमी का गोल्डन मोमेंट शुरू हो चुका है। और पीएम मोदी के तूफानी फैसले का काउंटडाउन कैसे शुरू हुआ है, आईफोन के लिए लंबी लाइन में क्या हुआ है, सब दिखाऊंगा। सबसे पहले बात, कभी एटम बम, कभी हाइड्रोजन बम से धमाका करने के दावे करने वाले राहुल गांधी के हिंडनबर्ग बम की, जिसमें धमाका करके पीएम मोदी और गौतम अडानी को घेरने की कोशिश में राहुल गांधी और उनके साथी पिछले 2 साल से जुटे हुए थे। लेकिन पहले कल आई सेबी की रिपोर्ट ने राहुल गांधी के इस बम का फ्यूज उड़ाया और आज शेयर बाजार खुलते ही हिंडनबर्ग का बम पूरी तरह से ठस्सी साबित हो गया। शेयर बाजार खुलते ही अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर रॉकेट बन गए। निवेशक अडानी ग्रुप के शेयर्स पर टूट पड़े, खरीदने के लिए मारामारी मच गई। दिन भर के कारोबार में अडानी ग्रुप की कंपनियों को एक झटके में 46,000 करोड़ से ज्यादा का फायदा हो गया। अडानी ग्रुप की कंपनियों का मार्केट कैप बढ़कर 13,80,000 करोड़ के पार पहुंच गया। सबसे ज्यादा तेजी अडानी पावर के शेयर में दिखी, जिनमें 13% से ज्यादा का उछाल रिकॉर्ड हुआ। इसी तरह अडानी टोटल गैस लिमिटेड के शेयर में 7.5% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। अडानी इंटरप्राइजेज और अडानी ग्रीन के शेयर में भी 5% से ज्यादा का उछाल आया। ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टैनली ने अडानी पावर के शेयर में आने वाले दिनों में 30% तक उछाल आने का अनुमान जताया है। यानी जो लोग सोच रहे थे कि भारत की इकोनॉमी को टारगेट करना है तो भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों को टारगेट करो, उस इकोनॉमी को हिला दो, आज उनकी जमीन, उन पॉलिटिशियंस, उन हिंडनबर्ग, उस इकोसिस्टम की जमीन हिल गई है। शेयर मार्केट जो है वो बम हो रखा है। लेकिन मेरा सवाल राहुल गांधी से है, जिन्होंने हिंडनबर्ग रिपोर्ट के नाम पर इतना माहौल बनाया, उस वक्त शेयर मार्केट गिरा, लोगों के लाखों रुपए डूबे, करोड़ों रुपए डूबे, वो पैसा लौटा सकते हैं क्या आप? नहीं लौटा सकते। हमने पाठशाला में आपको बताया था बॉस फैक्ट्स के साथ कि सब फर्जीवाड़ा चल रहा है ये हिंडनबर्ग के नाम पर, और आज देखिए एक एक बात सही साबित हुई। आप ये भी देखें कि राहुल गांधी और उनकी टीम ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर जो बवाल किया था, उसकी कितनी भारी कीमत आम जनता को उठानी पड़ी थी। जनवरी 2023 में अमेरिका की रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर बड़े पैमानों पर शेयरों की हेराफेरी, शेयर प्राइस मैनिपुलेशन और इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर मचे बवाल की वजह से अडानी ग्रुप के 10 शेयरों में लाखों निवेशकों के करीब 7 लाख करोड़ रुपए डूब गए थे। और अब जबकि मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर लगाए गए सभी आरोपों को खारिज कर दिया है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या इस रिपोर्ट को लेकर बवाल करने वाले नेता और उनका इकोसिस्टम आम आदमी के उस पैसे की भरपाई करेगा जो पैसा डूब गया? राहुल गांधी, उनका पूरा इकोसिस्टम उन लोगों का पैसा वापस कर सकता है क्या जो उनके हंगामे की वजह से डूब गया? सिर्फ आम निवेशकों ने ही नहीं, बल्कि गौतम अडानी ने भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से बहुत कुछ झेला, काफी नुकसान उठाया। करीब 33 महीनों तक गौतम अडानी पर खूब हमले हुए।
लेकिन गौतम अडानी ने हार नहीं मानी, धीरे धीरे रिकवर किया। आज हालत यह है कि गौतम अडानी तो डटे हुए हैं। हिंडनबर्ग और उसके झूठे आरोपों पर हल्ला मचाने वालों की बोलती बंद हो गई। हिंडनबर्ग के आरोपों पर सेबी से क्लीन चिट मिलने के बाद गौतम अडानी ने भी लिखा कि विस्तृत जांच के बाद सेबी ने भी उस बात की पुष्टि कर दी जो वो हमेशा से कहते आ रहे थे। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.